वेलकम टू फिजिक्स विद बीके पटेल सर क्लासेस, जहां पर आपको मिलेंगे फिजिक्स के बेस्ट नॉलेज and best example. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम लोग गुरुत्व के अधीन गति अर्थात वस्तु जो है वह पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर या ऊपर से पृथ्वी की सतह की ओर गति करता है तो उसके त्वरण और वेग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग गति के तीनों समीकरण का मान किस प्रकार से बदल जाता है और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जब वस्तु जो है पृथ्वी पर ही उसकी सतह पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है तो उसके वेग, त्वरण और समय या चली गई दूरी का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। या फिर वस्तु जो है वह गुरुत्व के अधीन गति करता है अर्थात वस्तु को अगर पृथ्वी की सतह से नीचे से ऊपर फेंका जाता है या ऊपर से नीचे पृथ्वी की सतह की ओर फेंका जाता है तो उसके त्वरण और वेग का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुरुत्व के अधीन गति यानी मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके लिए दो अलग अलग स्थिति लेते हैं। सबसे पहले स्थिति 1 लेते हैं जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो यहां पर लिखेंगे स्थिति 1 जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है या फिर बोल सकते हैं कि वस्तु जो है वह ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। तो ध्यान दीजिए जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करता है या फेंका जाता है तो इसका जो प्रारंभिक वेग है v0, ठीक है जी, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ऊपर से नीचे जब गति करेगा तो 0 हो जाएगा। इसको इस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट लेते हैं A और B। वस्तु यहाँ पे स्थित है, जब उसको ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो इस कंडीशन में इसका जो प्रारंभिक वेग है ये कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। क्लियर। और यहां से यहां तक की जो चली गई दूरी है वस्तु द्वारा A से B, इसको ऊंचाई h ले लेते हैं यानी s की जगह में h लेना है। और त्वरण जो है, चूंकि देखिए वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर पृथ्वी की ओर आ रहा है तो इसका जो ग्रेविटी है उस पर एक फोर्स आरोपित करेगा जिसके चलते उसके त्वरण में परिवर्तन आ जाएगा। तो वस्तु का जो त्वरण है a वह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। और ध्यान दीजिए g का मान जो है यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गति करता है तो देखिए जैसे ही वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करेगा पृथ्वी के जैसे ही नजदीक आता जाएगा उसका वेग का मान बढ़ता जाएगा। और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो त्वरण यानी वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग इसका अधिकतम होगा और प्रारंभिक वेग कम होगा जिसके कारण से यह धनात्मक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान में रखने पर हमको कौन कौन से समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर चूंकि गति का प्रथम समीकरण हम लोग देख चुके हैं v = v0 + at। तो जब यह पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वस्तु गति करता है उसके लिए यह गति का प्रथम समीकरण है। लेकिन जब गुरुत्व के अधीन यह गति करता है यानी पृथ्वी की सतह से जब यह ऊपर से नीचे की ओर गति करेगा तो इसका मान किस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा। देखिए v = v0, तो v0 कितना रहेगा, 0। a त्वरण जो है वह g हो जाएगा और यहां पर देखिए टाइम t। तो इस कंडीशन में गति का प्रथम समीकरण v = हो जाएगा gt। क्लियर इतना। इसके पश्चात सेकेंड जो आपका इक्वेशन होता है s = v0t + 1/2at²। तो गुरुत्व के अधीन जब यह ऊपर से नीचे गति करता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए s जो है वह कितनी है, h। यहां पर v0 कितना दिया है, 0 × t + 1/2, a का वैल्यू हो जाएगा g और इधर t²। तो ये हो जाएगा h = 1/2 g/t²। यानी जब वस्तु जो है वह ऊपर से नीचे गति करता है तो गति का द्वितीय समीकरण इतना प्राप्त होता है। यानी इस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जब वस्तु ऊपर से नीचे गति करता है
तो गति का तृतीय समीकरण किस प्रकार से चेंज होता है? देखिए, जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है तो गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as गुरुत्व के अधीन किस प्रकार से प्रभावित होगा? देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0, तो प्रारंभिक वेग कितना है? 0 लेना है। जब वस्तु ऊपर से नीचे गति करेगा तो 2 त्वरण a जो है उसको लेना है g, और यहाँ पर देखिए कुल विस्थापन यानी चली गई दूरी जो है ऊंचाई h के बराबर प्राप्त होगा। पृथ्वी के ऊपर जितना नीचे चली गई दूरी कुल ऊंचाई के बराबर प्राप्त होगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2gh। तो इस प्रकार से जब वस्तु जो है ऊपर से नीचे फेंका जाता है, गति करता है, तो गति का तीनों समीकरण को इस प्रकार से लेना है। अब दूसरा स्थिति देख लेते हैं, जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसका मान किस प्रकार से बदलता है? स्थिति 2, जब वस्तु को अब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ध्यान दीजिए इधर इस प्रकार से A और B दो बिंदु है। अब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकना है जी, तो यहाँ पर इसकी जो चली गई दूरी s है वो तो h ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रारंभिक वेग v0, अंतिम वेग v, यहाँ पर जो त्वरण है ध्यान दीजिएगा, वस्तु जब नीचे से ऊपर जाता है, ध्यान दीजिए नीचे से ऊपर, तो ग्रेविटी के चलते क्या होगा? इसका वेग धीरे धीरे क्या शुरू में क्या रहेगा? इसका जो वेग है वो अधिक रहता है जी, धीरे धीरे क्या होता जाता है? यहाँ पर कम होता जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम वेग जो है वह कम होता है, प्रारंभिक वेग ज्यादा होता है, जिसके कारण से इसका जो त्वरण है वह -g प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग त्वरण को ऋणात्मक लेंगे, अगर हम लोग त्वरण को धनात्मक लेते हैं तो प्रारंभिक वेग को क्या लेना पड़ेगा? ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में गति का जो प्रथम समीकरण होता है v इज इक्वल टू v0 प्लस at। क्लियर? तो जब वस्तु जो है वह नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका वेग कम होता जाता है, जिसके कारण से उसका त्वरण जो है वह ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन प्राप्त होता है। इसलिए ऋणात्मक त्वरण या मंदन को g से दर्शाते हैं। क्लियर? पृथ्वी की सतह पर g जो रहता है इसका मान होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होगा? जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू v0। अब देखिए प्लस a, तो इसकी जगह में क्या लेना है? -g और ये t। तो इस प्रकार जब वस्तु जो है वह नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गति का प्रथम समीकरण है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर g को माइनस ले रहे हैं, अगर प्लस लेंगे तो प्रारंभिक वेग जो है v0 नीचे से ऊपर फेंकने पर क्या हो जाएगा? वह ऋणात्मक हो जाता है। इसी प्रकार से द्वितीय समीकरण क्या होता है? s इज इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो ये गुरुत्व के अधीन इसका मान किस प्रकार से परिवर्तन होगा? देखिए s जो है वह इसको अपने को लेना है h लेना है। तो यहाँ पर देखिए s की जगह में h प्रारंभिक वेग v0 t, यहाँ पर a की जगह में क्या लेना है? -g। तो ये हो जाएगा -1/2 g t स्क्वायर। क्लियर इतना? इसी प्रकार से गति का जो तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as, ये गुरुत्व के अधीन क्या होगा? जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या होगा? देखिए v स्क्वायर ही रहेगा, v0 का स्क्वायर a, तो a की जगह में माइनस, तो ये हो जाएगा -2g, और s की जगह में ऊंचाई क्या लिखेंगे? h। ध्यान दीजिएगा g यहाँ पर ऋणात्मक ले रहे हैं, अगर ग्रेविटी को अगर प्लस लोगे तो ये प्रारंभिक वेग माइनस हो जाएगा। कब? जब वस्तु को हम लोग और नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे। तो इस प्रकार से गति के तीनों समीकरण जो है वह इस रूप में प्राप्त होता है। तो आगे हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। जब वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करता है या फिर वस्तु जो है पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है तो उसके वेग, त्वरण या चली गई दूरी या समय का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो देखिए इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक कार समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह 10 मीटर चलकर रुक जाती है। ठीक है जी, चलकर रुकने के पश्चात क्या होगा? उसका जो अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा।
त्वरण की गणना कीजिए तथा बताइए कि कार को रुकने में कितना समय लेती है। तो यहाँ पर देखिए, यह पृथ्वी के सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई वस्तु गति कर रहा है। तो यहाँ पर गति के जो 3 समीकरण है उसमें से कौन से समीकरण का प्रयोग होगा देख लेते हैं। तो एक कार समान वेग से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा v0, जिसका मान दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पर SI यूनिट जो है दूरी वो मीटर में होता है और समय सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको चेंज कर देते हैं। तो अपने को पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसको जैसे ही हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। और यहाँ पर हावर, तो जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई किए मिनट, फिर मिनट को 60 से मल्टीप्लाई किए सेकेंड, इस प्रकार से ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए ये कितना प्राप्त होगा, ये 2 जीरो जो है इस 2 जीरो से कट जाएगा, तो 36 इंटू 10 ये हो जाएगा 360 और 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग v0 इज इक्वल टू 36 10 360 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, ये इसका प्रारंभिक वेग हो गया। ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर, तो देखिए कुल कितना दूरी तय कर रहा है ये 10 मीटर, और 10 मीटर चलकर रुक जाती है। जैसे ही रुकेगा इसका अंतिम वेग जो है कार का, ये कितना हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। त्वरण की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, त्वरण A का मान निकालना है और कार को रुकने में कितना समय लेता है इसके टाइम t का। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ज्ञात राशियां कौन कौन सी है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों दिया है, s दिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए त्वरण A पहले निकाल लेते हैं। तो v0 v और s और साथ में त्वरण A, ये अपने को मिलेगा गति के तृतीय समीकरण से। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a से। क्लियर। v देखिए कार 10 मीटर चलकर रुक जाती है, तो इसलिए 0 हो जाएगा v0, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए v0 का वैल्यू कितना है, 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a। तो a का अपने को वैल्यू निकालना है और कितना दूरी तय करने के बाद रुक जाता है ये 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। आगे सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस यहाँ पर देखिए 10 टू जा 20, तो ये हो जाएगा 20a। पक्षांतर करेंगे इसको, तो 20a इज इक्वल टू ये हो जाएगा -100, तो a इज इक्वल टू -100 अपॉन 20। तो देखिए यहाँ पर त्वरण A इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा जी, -5, और मीटर और त्वरण है तो पर स्क्वायर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, यानी त्वरण की जगह में यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, मंदन। तो यहाँ पर त्वरण न लिखकर ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन A इज इक्वल टू -5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो इस प्रकार से आपका त्वरण मिल गया। अब टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए देखिए हमारे पास गति का प्रथम समीकरण उपलब्ध है, इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर गति के प्रथम समीकरण क्या होता है, देखिए v इज इक्वल टू v0 प्लस at से। v अंतिम वेग, कार जो है 10 मीटर चलने के बाद रुक जाती है, 0 प्रारंभिक वेग v0 क्या है, देखिए यहाँ पे 10। यहाँ पर त्वरण A की जगह में मंदन प्राप्त हुआ है -5, और यहाँ पर क्या करना है, t का वैल्यू निकालना है। ये 0 इज इक्वल टू 10 -5t, पक्षांतर करके -5t इधर आएगा, प्लस 5t इज इक्वल टू 10, तो टाइम t इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 5 टू जा 10, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड। क्लियर। तो इस प्रकार से कार जो है वह 10 मीटर चलकर रुक जाती है, जिससे से त्वरण इतना या मंदन होगा, और रुकने में कितना समय लेता है, देखिए कार को रुकने में वह 2 सेकेंड का समय लेता है। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से गुरुत्व के अधीन जो है किसी वस्तु की गति का एक और एग्जाम्पल द्वारा समझ। तो इस प्रकार से देखिए ये गुरुत्व के अधीन जो है
एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हम लोग एक मीनार बना लेते हैं इस प्रकार से, जिसकी जो हाइट है ये दिया है 60 मीटर। तो 60 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यहां से इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो यदि g = 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड तो वह जमीन पर किस समय गिरेगा। क्लियर, यहां से यहां तक। तो यहां पर देखिए 60 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, तो h का वैल्यू ले लेते हैं अपन 60 मीटर, 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, प्रारंभिक वेग v0, और ये दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं, और यहाँ पर जो ग्रेविटी है g, ये है दिया है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्लियर, तो इस कंडीशन में टाइम यानी कितने समय पश्चात वह जमीन पर गिरेगा, इस टाइम का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए हाइट मौजूद है, ग्रेविटी मौजूद है, प्रारंभिक वेग मौजूद है। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे गति का द्वितीय समीकरण से। तो गति के द्वितीय समीकरण से क्या होगा, देखिए यहाँ पर गति का द्वितीय समीकरण s, तो s की जगह में हाइट h = v0t, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2, a की जगह में g और t स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव ले सकते हैं, प्रारंभिक वेग को अगर प्लस लोगे तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग पॉजिटिव की जगह में नेगेटिव लिया गया है, तो यहाँ पर माइनस ना होकर क्या ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइट h ये दिया है 60, v0 ये दिया है -20, t का वैल्यू निकालना है, रहने देते हैं 1/2, ग्रेविटी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण दिया है 10 और इधर t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 60 = -20t, ये क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर। क्लियर इतना। तो इस प्रकार से अब इसको इस साइड में पक्षांतर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ये 5t स्क्वायर -20t और 60 उधर जाएगा तो -60 = 0। यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो t स्क्वायर ये हो जाएगा 4t और ये हो जाएगा 12 = 0। तो देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। इसको फैक्टराइज मेथड से यानी गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए 12, तो 6 दूने 12, 6 2 12 और 6 में 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -4। तो इसको अपन लिखेंगे t स्क्वायर -6t + 2t और 12 को लिखेंगे 6 × 2 = 0। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से आपका t कॉमन आएगा, यहां बचेगा t माइनस, यहाँ t कॉमन आ गया तो कितना बचा 6। यहाँ से देखिए 2 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और -6 = 0। t -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा t और यहाँ +2 = 0। तो एक बार t -6 = 0 और इधर t +2 = 0। पक्षांतर करेंगे, -6 उधर जाके +6 और +2 उधर जाके -2 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इस कारण से ये नहीं हो सकता। ये जो आपका तो जमीन में पहुंचने में कितना समय लेता है, तो यहाँ पर जमीन में पहुंचने में आपको 6 सेकेंड का टाइम लेता है। क्लियर। तो इस प्रकार से कुछ दिए गए क्वेश्चन जो गुरुत्व के अधीन होंगे इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, और आगे के क्लास में इसी प्रकार से और न्यूमेरिकल क्वेश्चन और फिजिक्स से और भी जानकारी लेकर आएंगे। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी जानकारी के लिए मेरे YouTube क्लास को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।